हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य उपाध्याय बायोस्लैब 25 पर आपका स्वागत करता हूँ। 40 डेज 40 श्योर टॉपिक पे आपका स्वागत है। और आज का हम लोग का टॉपिक होगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जिक्र करते हैं सेंट्रल डोग्मा को। फिर से समझते हैं सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। तो सेंट्रल डोग्मा वो होता है कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस, डीएनए से फिर डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस जिसको रेप्लिकेशन कहते हैं, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुका था। अब यहाँ पर डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। और कभी कभी आरएनए से डीएनए भी बनते हैं। कुछ आप रेट्रोवायरस सब में देखेंगे डीएनए आरएनए से भी डीएनए बनते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो हम लोग का आज का टॉपिक होगा ट्रांसक्रिप्शन, द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का ये पहला स्टेप होता है। जीन या तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे आरएनए लेवल पे एक्सप्रेस हो सकता है या फिर प्रोटीन लेवल पे एक्सप्रेस हो सकता है। तो हम लोग आरएनए जब बनाएंगे तभी तो एक्सप्रेस होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है जीन एक्सप्रेशन का। और ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ट्रांसक्रिप्शन, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन है क्या, इसके बारे में जाने। तो ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कॉपी किया जाता है एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से आरएनए में। यहाँ एक लाइन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। और डीएनए रेप्लिकेशन अथवा इसको कंपेयर करके भी देखा जाए तो डीएनए रेप्लिकेशन में पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन होता था। बट यहाँ क्या कह रहा है, फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक स्ट्रैंड का, एक स्ट्रैंड से आरएनए बनता है। ठीक है, और वो भी पूरे आरएनए पूरे डीएनए के स्ट्रैंड से नहीं बनते, एक ही स्ट्रैंड में पूरा नहीं जाता है, वो एक सेलेक्टेड सीक्वेंस होते हैं। तो आपका जो रेप्लिकेशन है वो होल डीएनए का होता है, बट ट्रांसक्रिप्शन होल डीएनए का नहीं होता है, एक स्ट्रैंड का होता है, उस एक स्ट्रैंड में भी कुछ पॉइंट का होता है। ठीक है, गॉन क्या किया जाता है कि डीएनए से आपका कॉम्प्लीमेंट्रिटी शो करेंगे। और बस एडेनिन, जैसे कि डीएनए में थाइमिन से पेयरिंग शो करता है, बट यहाँ पर एडेनिन यूरासिल से पेयरिंग करेगा। ठीक है, इंस्टीड ऑफ थाइमिन, क्योंकि आपको हमने पता है कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है। तो आरएनए में आपका थाइमिन नहीं होता है, यूरासिल होता है उस जगह पे। तो आपका एक क्वेश्चन ये होगा जिसको कि आप कमेंट में बताएं कि डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा। तो कह रहा है क्या, क्यों डीएनए का होल डीएनए कॉपी क्यों नहीं होता है। क्वेश्चन ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों पूरे डीएनए कॉपी क्यों नहीं होते हैं। तो पहला बात तो ये है कि वो इंश्योर करता है स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेस, वही जीन एक्सप्रेस करे जो जरूरत है, सारा जीन एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए पहला बात। और दूसरा, अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो वहां पे क्या होगा कि वो स्टेबल हो जाएगा, और अगर स्टेबल हुआ तो वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएंगे। और मेरा मेन काम क्या है कि हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, तो आरएनए बना रहे हैं, तो फिर आगे चल के उसको प्रोटीन भी बनवाना है। तो इसीलिए हम लोग डीएनए का दोनों स्ट्रैंड कॉपी इसलिए नहीं होता है। पहला तो स्पेसिफिक जीन का एक्सप्रेशन जब जरूरत है तभी वो जीन बने, और दूसरा अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो वो प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जिस जगह पे स्टार्ट होता है, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है कहाँ से स्टार्ट होंगे, तो आपके 5 प्राइम, यानी आपका जो जगह है 5 प्राइम के साइड में, वहाँ पर एक प्रोमोटर रीजन होता है। यहाँ से डीएनए आपका, जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और यहीं से आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट होगा, प्रोमोटर रीजन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये 5 प्राइम साइड पे होगा। सेम वैसे ही 3 प्राइम साइड पे होगा आपका टर्मिनेटर, जहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होगा। ठीक है, ये 3 प्राइम डाउन स्ट्रीम होंगे, ये 5 प्राइम अप स्ट्रीम होगा। प्रोमोटर 5 प्राइम के साइड में होंगे और टर्मिनेटर 3 प्राइम के साइड में होंगे। और हमें पता है कि डीएनए को हम लोग 5 से 3 की तरफ कभी भी पढ़ते हैं तो 5 प्राइम to 3 प्राइम की तरफ पढ़ते हैं। और प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो जीन होगा, जहाँ से आरएनए मेनली बनेगा, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। तो प्रोमोटर क्या हुआ, जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। टर्मिनेटर क्या हुआ, जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हट गया और वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया, ब्लॉक हो गया। और बीच में जहाँ तक आरएनए बना उस जीन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन।
ठीक है, यहाँ आपको येलो में दिखाया गया है प्रोमोटर, ग्रीन में आपको दिखाए गए हैं स्ट्रक्चरल जीन और रेड में दिखाया गया टर्मिनेटर। और जैसा कि डीएनए रेप्लिकेशन होता था 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में, वैसे ट्रांसक्रिप्शन भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और हम लोग जो ट्रांसक्रिप्शन में जो स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, यानी डीएनए जिसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, उस स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और वो इसका हमेशा याद रखिएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड में ही टेम्पलेट होगा। तो ऐसे याद रखिएगा 35T, 3 से 5 की तरफ टेम्पलेट, 3 से 5 की तरफ टेम्पलेट। और इसी के कॉम्प्लीमेंट्री बेस जो होते हैं, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होता है। अगर मान लीजिए इसमें सीक्वेंस टेम्पलेट में आपका सीक्वेंस है AGCT, ठीक है, तो आपके कोडिंग स्ट्रैंड, सॉरी, आपके जो आरएनए होंगे उनमें सेम सीक्वेंस जैसा डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम के स्ट्रैंड में जो भी सीक्वेंस होगा वो आपके आरएनए का सीक्वेंस होगा। तो आरएनए का सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड का सिमिलर होता है, आइडेंटिकल होता है, बट वही है कि टी के जगह पर यू होगा। तो ये आपको क्लियर है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड क्या है। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम के स्ट्रैंड में होगा और जहां उसी का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा। ठीक है, और आरएनए का सेम सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड की तरह होगा, जिसका कोडिंग स्ट्रैंड का आप याद रखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम उसका वो होगा। ठीक है, और कोडिंग स्ट्रैंड से सिमिलर सीक्वेंस होता है, बट वही है कि टी के जगह पर यहाँ पर यू होगा। तो टेम्पलेट कोडिंग क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, तो यहाँ पर एक सिंगल एंजाइम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज का अलग अलग सब यूनिट है, अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा और सिग्मा। ठीक है, अल्फा का 2 यूनिट, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, सिग्मा। सिग्मा फैक्टर जो है ये प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है, सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है, ओमेगा फैक्टर पूरे एंजाइम को कवर अप करता है, साथ में लेकर आता है। और आरएनए पॉलीमरेज जब अपने कोर एंजाइम के फॉर्म में होते हैं, यानी सिग्मा फैक्टर के साथ होंगे तभी ट्रांसक्रिप्शन ही स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्रोमोटर पे सिग्मा फैक्टर के मदद से, क्योंकि सिग्मा फैक्टर क्या काम कर रहा है, सिग्मा फैक्टर काम कर रहा है आपके प्रोमोटर पे उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कर रहा है। ठीक है, तो आपका इनिशिएशन हो जाएगा और यहाँ कोई प्राइमर की जरूरत नहीं है। जैसे आप डीएनए पॉलीमरेज में देखे थे कि प्राइमर का जरूरत होता था, यहाँ कोई प्राइमर की जरूरत नहीं है। ठीक है, इलांगेशन होगा वही 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में। आपके बोथ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफी है, ऐसे तो इसको एलोबरेट में पढ़ा जाता है, बट बोथ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना काफी है। फिर रो फैक्टर आएंगे टर्मिनेशन साइट पे, आपके आरएनए के 5 प्राइम साइट पे जाके रो फैक्टर बाइंड करते हैं, वहां एक साइट होता है जिसको रट साइट बोलते हैं, रो यूटिलाइजेशन टर्मिनेशन सीक्वेंस। ठीक है, वो क्या करता है, रो प्रोटीन रट साइट पे बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद वो आगे फर्दर जाता है और 3 प्राइम की तरफ जाके कट लगाता है और आपका आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। और कुछ जगह पे रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन भी होता है, जहाँ कोई रो प्रोटीन नहीं आते हैं, बस क्या होते हैं, कोई रो फैक्टर नहीं आते हैं, बस क्या होते हैं कि नॉर्मल आएंगे आप वहीं पे एक लूप बनाएगा आपका जो आरएनए है वो कुछ इस तरीके का लूप बनाएगा और लूप बनाने के बाद फिर अपने आप में यहाँ एक कटिंग लग जाएंगे और आरएनए अलग और आपका डीएनए अपना फिर से अपना कॉइलिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। पर यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, पहले एक बार देख लीजिए फिगर से। ये सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज किया, इनिशिएशन हो गया, इसके बाद इलोंगेशन हुआ, देखिए आपका आरएनए बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, और यहाँ पर जाकर रो फैक्टर बाइंड किया और रो फैक्टर जैसे बाइंड किया ये निकल जाएंगे आपका आरएनए। ठीक है, यहाँ पे कट लगा के कट लगाएंगे और आरएनए बाहर। ठीक है, वैसे ही रो इंडिपेंडेंट अगर हुआ तो यहाँ पर एक लूप बनेगा, हेयर पिन लूप बनेंगे और वो सेल्फ टर्मिनेट कर जाएंगे, खुद से ही टूट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हैं प्रो टर्मिनेशन इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स सबसे पहली बात, हाँ, प्रोकैरियोट्स का जो टर्मिनेशन होता है इसी के साथ कभी कभी ट्रांसलेशन भी होते हैं, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन यहाँ भी ठीक है, तो सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में हो रहा है यहाँ पर यूकैरियोट्स में, और वहां पर कहाँ पे हो रहा था, वहां पर साइटोप्लाज्म में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस होते ही नहीं है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन
साइटोप्लाज्म में होता है। ये लाइन इसीलिए बताना जरूरी था क्योंकि प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है कि कोड ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन होते हैं, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और उधर ट्रांसलेशन हो रहा है, बट यहाँ पर जगह ही चेंज है। न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में हो रहा है, इसलिए ये लाइन लिखना जरूरी था। वहाँ पे भी सेम इवेंट होगा, इनिशिएशन होगा, इलोंगेशन होगा और टर्मिनेशन होगा। हाँ, एक क्वेश्चन जरूरी है कि क्या अगर ये आप लोग आंसर दें कि क्या अगर आरएनए को प्रोकैरियोट्स के आरएनए पॉलीमरेज को और डीएनए को अगर हम अंदर बंद कर दें तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, या फिर आपके आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स वाले आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 सबको और डीएनए को रख दे तो क्या इनिशिएशन होगा? आपको ये क्वेश्चन का जवाब देना होगा। हम इसका आंसर अभी फिलहाल देते हैं। ये क्या है कि प्रोकैरियोट्स का जो पॉलीमरेज है, ये पॉलीमरेज 1 जो आरआरएनए का सिंथेसिस करेगा और सारे आरआरएनए का सिंथेसिस नहीं करता, 28S 18S और 5.8S का सिंथेसिस ये करेगा। पॉलीमरेज 2 जो है डीएनए आरएनए पॉलीमरेज 2 वो mRNA और HNRNA का सिंथेसिस करेगा। वही 3 जो है वो tRNA 5S rRNA और SNRNA का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसका आंसर ये होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के लिए कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जरूरत होते हैं, और वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग में, प्रोमोटर के रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है, बट वहां पर सिग्मा फैक्टर ये सब काम कर रहा था। ठीक है, तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में ये भी एक अंतर है, वहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का कोई जरूरत नहीं पड़ रहा था, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आगे आते हैं, कुछ कॉम्पेरेटिव स्टडी देखते हैं। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में क्या अंतर है? तो प्रोकैरियोट्स का जो ट्रांसक्रिप्शन है भैया वो साइटोप्लाज्म में होता है, वही यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है। यहाँ पर कोई आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद कोई प्रोसेसिंग नहीं होता है, बट यहाँ पर आरएनए एमआरएनए रेडी रहते हैं, बट यहाँ पर एक प्रोसेसिंग होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होते हैं। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक साथ होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं को ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन। यहाँ पर ये दोनों अलग होते हैं क्योंकि जगह अलग है। न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और इनका जीन जो होता है पॉलीसिस्टोनिक होता है। ठीक है, और इनका जीन जो होता है मोनोसिस्टोनिक, यानी एक डीएनए से एक ही आरएनए और एक ही प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बारे में जो हम बात कर रहे थे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के बारे में जो बात कर रहे थे, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर होता है कैपिंग, 5 प्राइम पे होता है कैपिंग। क्यों ये सब जरूरत है, ये जरूरत क्यों है, क्यों पीटीएम का जरूरत क्यों पड़ा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन का जरूरत क्यों पड़ा? जरूरत इसलिए है क्योंकि आपका जो डीएनए आरएनए है वो न्यूक्लियस में है, उसको जाना है साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होने के लिए। तो जब साइटोप्लाज्म में उसको जाना है तो भैया साइटोप्लाज्म में जाने के लिए उसको काम करना पड़ेगा, उसको बचा के जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे आरएनए जैसे घूम रहे होंगे, तो इनको ऐसा लगना चाहिए कि ये आरएनए नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। तो करते क्या है कि इसके 5 प्राइम पे ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का कैपिंग करते हैं। ठीक है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का कैपिंग होगा 5 प्राइम पे, और 3 प्राइम पे पॉली ए का टेल जोड़ेंगे हम लोग। ये है पॉली ए टेल, जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये पॉली ए का टेल यानी पॉली एडेनिन का टेल जोड़ना है 3 प्राइम पे। तो 5 प्राइम पे कैपिंग हो गया, 3 प्राइम पे टेलिंग हो गया, और बीच में क्या होगा कि जब हम लोग का एमआरएनए बना था तो वहाँ कुछ जरूरी वाले सीक्वेंस यानी एक्सॉन और कुछ इंट्रॉन, हर 2 एक्सॉन के बीच में एक इंट्रॉन होगा, 2 एक्सॉन के बीच में एक इंट्रॉन होगा, 2 एक्सॉन के बीच में एक इंट्रॉन होगा, ऐसा वाला सीक्वेंस रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट्रॉन को हटाएंगे। इंट्रॉन वो सीक्वेंस है जिसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग हटाएंगे और एक्सॉन को साथ में लाएंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग, यानी एक्सॉन का इंट्रॉन का हटाना और एक्सॉन को साथ में लाना। तो ये तीनों प्रोसेस कैपिंग, स्प्लाइसिंग और टेलिंग, ये तीनों मिल के प्रोसेस को कहलाते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।